यूएसए आबादी 35 करोड़, ओलंपिक्स में मेडल्स 120 से ज्यादा। जापान आबादी 12.5 करोड़, मेडल्स 40 से ज्यादा। ऑस्ट्रेलिया आबादी केवल 2.5 करोड़, मेडल्स 50। भारत आबादी 145 करोड़ और मेडल्स 6। आज के वीडियो की शुरुआत में बेहद सकारात्मक तरीके से करना चाहूंगा। हमारे सभी पदक विजेताओं को, फिर वो चाहे हमारी हॉकी टीम हो या मनु भाकर या फिर नीरज चोपड़ा या बाकी के हमारे मेडल विजेता, सभी को मैं सलाम करना चाहूंगा। गर्व के साथ कहना चाहूंगा, यह आपकी जीत अकेले की नहीं है, हम फैंस की, हम भारतीयों की और हमारे विश्वास की जीत है। बहुत बहुत बधाई। आज जब हम भारतीय बड़े आनंद के साथ अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हमें हमारे खिलाड़ियों पर गर्व तो होना चाहिए। लेकिन सवाल यह होता है कि क्या 6 या 7 मेडल हमारे लिए संतुष्टि का कारण बन सकते हैं? यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो आज तक सभी ओलंपिक खेलों में मिलाकर के भारत कुल 41 मेडल जीत चुका है, दैट इज 41। लेकिन यदि आप केवल इसी ओलंपिक की बात करते हैं तो अकेला यूएसए 120 से ज्यादा पदक जीत चुका है, मतलब आज तक के भारत के टोटल मेडल से 3 गुना। और तो और अकेला जापान इस वक्त 40 से ज्यादा मेडल जीत चुका है, यानी कि एक ही ओलंपिक में उसके पास भारत के अब तक के जीते हुए मेडल से ज्यादा मेडल्स हैं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हमें आजादी 1947 में मिली, जब देश में मूलभूत सुविधाएं नहीं थी, तो खेलों को बढ़ावा देने में हमें समय लगा, बात तो सही है। लेकिन 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान भी तो तबाह हो गया था, तहस नहस हो गया था। जब अमेरिका ने जापान के ऊपर हिरोशिमा व नागासाकी के शहरों में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए थे, तब जापान का हाल क्या हुआ था? आज करीब करीब हम दोनों की ही यात्रा उसी समय शुरू, लेकिन फिर भी जापान का परफॉर्मेंस आप देखिए तो भारत को अभी भी वहां पर पहुंचने में बहुत मेहनत करनी होगी। इस मुद्दे का पहला सवाल सोचने लायक है, क्योंकि ये फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल है, मतलब मनोवैज्ञानिक। हम हिंदुस्तानियों को गोल्ड मेडल चांद समान क्यों लगता है? यानी जैसे बच्चा कहता है मुझे चांद चाहिए, तो ये एक अनरियलिस्टिक बात लगती है। तो हमें यही लगता है कि जब हम गोल्ड मेडल की बात करते हैं तो वो भी चांद की तरह ही दूर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं पर हम लोगों ने ये एक मेंटल ब्लॉक बना लिया है कि ओलंपिक में हम ब्रॉन्ज तो जीत जाएंगे, शायद सिल्वर जीत जाए, लेकिन गोल्ड जीतना बेहद मुश्किल है। मगर यह बिल्कुल गलत है। नीरज चोपड़ा ने या अभिनव बिंद्रा ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि हिंदुस्तानियों में शक्ति है बार बार लगातार दुनिया में बेस्ट कहलाने की। इस बार की भी अगर आप बात करते हैं तो हमारी हॉकी टीम थोड़े से नंबर 3 पर पहुंची, नहीं तो यदि हमारा एक दिन पर किलर गेम दिख जाता तो शायद हम सिल्वर भी जीत जाते, और लगातार 2 बार यदि हम अपना किलर गेम दिखा देते शायद हम गोल्ड भी जीत जाते। नीरज चोपड़ा थोड़े से गोल्ड से मिस आउट कर गए, तो इसीलिए हमारे पास प्रतिभा की कमी नहीं है। समस्या यदि है तो वो है साइकोलॉजिकल। हमने अपने आप को समझा करके रखा हुआ है कि शायद दूसरे देश के लोग हमसे बेहतर हैं, शायद हम उनके बराबरी के नहीं है, या फिर वी डाउट आवर स्ट्रेंथ्स एंड सेल्फ अवेयरनेस। मुझे यहां पर कहानी याद आती है रामायण के उस प्रसंग की, जहां पर भगवान हनुमान समुद्र तट पर खड़े हुए हैं। लंका पहुंचने के लिए कोई वानर तैयार नहीं है, किसी में वो शक्ति नहीं है। यदि वो किसी में शक्ति है तो वो है केवल हनुमान जी, लेकिन वो अपनी शक्तियों को भूल चुके। तब पूरी वानर सेना
उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाती है और कहती है, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहार। और तब हनुमान जी को अपनी शक्तियों का फिर एक बार एहसास होता है और जो वो छलांग मारते हैं तो सीधा लंका पहुंचकर मां भगवती सीता को मुद्रिका देकर लंका जलाकर फिर ही इस पार। शायद कुछ ऐसा ही हमारे खिलाड़ियों और हमारे साथ भी हो रहा है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अब से हम ब्रॉन्ज या सिल्वर को अपना टारगेट ना माने, केवल ओलंपिक में जाकर के अच्छा प्रदर्शन करने को अपना टारगेट ना माने, बल्कि डोमिनेंस को अपना टारगेट बनाए। शायद हम ये कर पाए तो आने वाले सालों में चीन और यूएसए को टक्कर देते हुए जरूर नजर आएंगे। एक ज्वलंत प्रश्न यह भी उठता है कि भारत में सियासत इतनी भारी क्यों है कि उसके वजन के नीचे हमारे मेडल दब जाते हैं। क्यों? गोल्ड मेडल से ज्यादा वजन भारत की राजनीति का है। विनेश फोगाट के किस्से में यह दुख हमें हमेशा रहेगा कि महिला शोषण को लेकर के जो आरोप उन्होंने लगाए थे, उस प्रोटेस्ट में राजनीति तो बहुत हुई, लेकिन समझदारी वाली बात बहुत कम लोगों ने की। तो विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और अन्य हमारे जो भी खिलाड़ी उस समय धरने पर बैठे थे या न्याय मांग रहे थे, सवाल यह है कि क्या उनके लिए जांच एजेंसियों ने निष्पक्ष जांच की? सवाल यह भी है कि विपक्ष के जिन नेताओं ने सियासी रोटियां सेकी, उनका रेसलिंग में यानी कि कुश्ती में क्या योगदान रहा है? उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व कितनी बार किया है और कितनी बार मेडल जीते? जब तक इस प्रकार से सियासत, राजनीति हमारे खिलाड़ियों का दमन करती रहेगी, फिर वो चाहे जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, अपनी व्यक्तिगत पसंद नापसंद के चलते हो, या फिर महिला शोषण जैसे गंभीर कारणों से हो, हमारे मेडल इसी तरह से हारे जाएंगे। आज इन सारी बातों से आहत विनेश फोगाट ने संन्यास का ऐलान कर दिया, जो मेरे लिए भी एक दुखद बात है। एक फैन होने के नाते मैं तो उनसे यही अपील करूंगा कि आप संन्यास ना लें। आपकी उम्र केवल 29 साल है। आने वाले समय में आप देश के लिए एक नहीं बल्कि सैकड़ों मेडल जीत सकती हैं। शायद अगले ओलंपिक में आप गोल्ड मेडल भी जीतें। एक और महत्वपूर्ण सवाल जो मैं यहां पर खड़ा करना चाहूंगा वो ये है कि क्या हम पश्चिमी देशों से या किसी और देश से कुछ सीख रहे हैं? पश्चिमी देशों से हम बिग बॉस जैसे ओछे और बेकार कंसेप्ट तो उठाकर के लाए और उनमें से बहुत सारा पैसा भी कमा रहे हैं, या फिर यूं कहूं कि एक तबका उनको फॉलो भी कर रहा है, लेकिन क्या हम उनकी अच्छी बातें सीखते हैं? खेलों में तो बिल्कुल नहीं। यदि आप अन्य देशों को देखें, खास करके यूएसए को या यूरोपियन देशों को, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को, या फिर हमारे दुश्मन चीन को भी, तो वो लोग केवल एक खेल क्रिकेट पर निर्भर नहीं है। उनके देश में अलग अलग खेल खेले जाते हैं और उनको भी बहुत महत्व दिया जाता है। अगर आप यूएसए का ही उदाहरण लेते हैं तो हालांकि वे क्रिकेट में कोई बहुत आगे नहीं है, लेकिन बेसबॉल से लेकर के तो ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स तक, और बास्केटबॉल से लेकर के तो रेसलिंग या फिर जेवलिन थ्रो तक या फिर जिम्नास्टिक्स तक, वे लोग हर खेल को इज्जत देते हैं। आज टेनिस हो, गोल्फ हो, यूएसए ने लगातार दिग्गज चैंपियन पैदा किए, मगर भारत में केवल एक ही खेल को पूरी तरह से खेल जगत मान लिया गया है, और आप जानते हैं वो खेल कौन सा है। तो हमें कहीं ना कहीं पर यह समझना होगा कि क्रिकेट महत्वपूर्ण है, बिल्कुल है, लेकिन क्रिकेट केवल महत्वपूर्ण खेल नहीं है। और भी खेल हैं जहां पर हम नाम कमा सकते हैं। यहां पर मैं चीन का उदाहरण देना चाहूंगा। हालांकि मैं चीन को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन यह उदाहरण बहुत जरूरी है। वहां पर बहुत ही कम उम्र में बच्चों को उनकी प्रतिभा और उनकी इच्छा अनुसार, यानी जो खेल वो खेलते हो उसके अनुसार ट्रेनिंग सेंटर्स में भर्ती कर दिया जाता है। आने वाले सालों में उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है, तो बच्चे
धीरे धीरे करके उस खेल में पारंगत होते जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जब वो बच्चे 15-17 साल के होते हैं तो उस खेल में इतने निपुण हो चुके होते हैं कि वो वैश्विक स्तर पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करना शुरू कर देते हैं। और नतीजा हमें ओलंपिक्स और एशियन गेम्स में मिलता है, जहां पर चीन कई बार टॉप पर होता है। 20, 25, 30 मेडल लाना चीन के लिए बहुत साधारण बात है, क्योंकि ये यात्रा उनके बच्चों की बचपन में ही शुरू हो जाती है। क्या हम भारतीय और हमारा सिस्टम चाहता है कि हम पदक विजेता पैदा करें? क्षमा करना, लेकिन हमारा सिस्टम और हम ही नहीं चाहते कि इस देश से मेडल विनर पैदा हो। क्या आज भी हम लोग स्पोर्ट्स को अपना करियर ऑप्शन मानते हैं? क्रिकेट को छोड़कर के कितने खेलों को खेलने के लिए हमें एक सकारात्मक सलाह मिलती है? अजी सकारात्मक सलाह तो छोड़िए, आप जिस दिन कहते हैं कि आप कोई खेल खेलना चाहते हैं, आपको सबसे पहले यह कहा जाता है कि इसमें पैसा नहीं है। और बात सच भी है, क्योंकि कई सालों तक खेलने के बाद कहीं पर जाकर के आप वो पैसा कमा सकते हैं। तो इसीलिए कई लोग खेल खेलते तो हैं, लेकिन केवल एक हॉबी की तरह, कुछ समय शौक की तरह। आगे चल करके ये शौक खत्म हो जाता है। काश ये शौक देश के लिए मेडल या ट्रॉफी में तब्दील किया जा सके। इसी तरह से हमारी सरकारों की तरफ से भी हमें उस तरह की सुविधाएं प्राप्त नहीं होती है जो हम पश्चिमी देशों में देखते हैं। कई सारी खेल प्रतिभाएं इसलिए दम तोड़ देती हैं क्योंकि इस देश में गरीबी में जीने वाला खिलाड़ी आखिरकार नौकरी करने पर मजबूर हो जाता है और खेलों को छोड़ देता है। मीराबाई चानू का यदि आप उदाहरण लेते हैं तो मीराबाई अपने गांव से शहर तक रोज ट्रक वालों से लिफ्ट लेकर के पहुंचती थी। एक लड़की होकर के उन्हें इतना जोखिम उठाना यह बताता है कि इस देश में गरीबी और बेरोजगारी सचमुच में एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें सरकारें, खेल संस्थाएं कुछ खास नहीं कर रही। यदि कर भी रही हैं तो वो आम लोगों तक उस तरीके से नहीं पहुंच रहा है जैसा पहुंचना चाहिए। तो आखिरकार मीराबाई चानू ने जब कई पदक जीते, जब उनका नाम हुआ, तो उनके साथ फोटो खिंचाने वाले अधिकारी तब कहां थे जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। इसी प्रकार का उदासीन रवैया हमारे देश की कई प्रतिभाओं को निखरने नहीं देता। कुछ देशों का मैंने आज की वीडियो में नाम दिया। उन देशों में बकायदा खिलाड़ियों को खेलने के लिए सरकार स्टाइपेंड देती है, यानी कि खिलाड़ियों को आर्थिक मदद मिलती है। हमारे देश में भी ऐसी सुविधाएं होंगी, लेकिन इसका लाभ कितनों तक पहुंचता है यह समझ। क्रिकेट वर्ल्ड कप में बड़े बड़े सितारे दिखाई दिए तो कैमरामैन बार बार उन पर फोकस कर रहे थे, लेकिन दुख तब हुआ और शर्म तब आई जब मैच खत्म होने के बाद पता चला कि उस मैच को देखने के लिए हमारे अपने गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी वहां पर थे, लेकिन उन पर कैमरा ने फोकस नहीं किया। कुछ कलाकार वहां पर बैठे हुए थे जिन पर बार बार फोकस किया जा रहा था, जबकि उनका क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनका क्रिकेट की तरफ कोई कंट्रीब्यूशन है। मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं, समझ जाइएगा। तो यदि हम नीरज चोपड़ा से उम्मीद करते हैं कि वो मेडल जीत करके लाएं, तो हमें उन्हें वो सेलिब्रिटी ट्रीटमेंट भी देना होगा। द प्रॉब्लम इज रिस्पेक्ट 1%, एक्सपेक्टेशंस 200%। और आखिरी सवाल, खेलों को भी भ्रष्टाचार नाम की दीमक ने पूरी तरह से खोखला कर दिया है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, CWG घोटाला इसी देश में हुआ था, और ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस प्रकार से खेलों और खिलाड़ियों की बलि देकर के कुछ लोग अपने आप को बड़ा बनाते हैं, जबकि हमारे खेल और खिलाड़ी न्याय मांगते हुए सड़कों पर नजर आते हैं। फिर एक बार पेरिस 2024 के सभी विजेताओं को सलाम करता हूं, ढेरों ढेरों बधाइयां देता हूं और कहना चाहता हूं, गर्व तो है लेकिन संतोष नहीं। निराश तो हूं,
केवल मन में आक्रोश नहीं। अगर तिरंगा सबसे ऊंचा मैदान में फहराते हुए देखना चाहता हूं तो ये जज्बात है मेरे, इसमें मेरा दोष नहीं। जय हिंद।